चलिए, तो हम इकोनॉमी में किसको देख रहे थे? इंडस्ट्रीज को देख रहे थे, है ना। इंडस्ट्रीज के बारे में हम बात करें, ठीक है, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज को देख रहे थे, ठीक है। इंडस्ट्रीज जो है, इंडस्ट्रीज पॉलिसी की हम बात करते हैं, तो इंडस्ट्रीज पॉलिसी क्या है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको हम इकोनॉमी का क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, है ना। इंडस्ट्रीज पॉलिसीज क्या होती है कि भविष्य में हम किस प्रकार से इंडस्ट्रीज को लेकर चलेंगे, है ना, उसकी जो हम पॉलिसीज बनाते हैं, ये क्या कहलाती है? इंडस्ट्रीज पॉलिसी कहलाती है। ये इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि इसको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमी का कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि आने वाले समय में हम कैसे इंडस्ट्रीज को लेकर चलेंगे, प्राइवेट सेक्टर कैसे काम करेगा, गवर्नमेंट सेक्टर्स कैसे काम करेंगे, इन सारी चीजें, ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है? आपकी इंडस्ट्रीज पॉलिसीज पे डिपेंड करती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज पे डिपेंड करती है। सबसे पहली कब आई थी? 1948 में आई थी, है ना। 1948 में जो अब आई थी, तभी से हमने क्या शुरुआत कर दिया था? आपका मिक्स्ड इकोनॉमी को लेकर चलना शुरू कर दिया था। कौन लेकर आए थे इसको? श्यामा प्रसाद मुखर्जी लेकर आए थे। उस समय किस पोस्ट पे थे ये? आपके उद्योग मंत्री कहलाते थे, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री कहलाते थे, ठीक है ना। चलिए, यहीं से जो है, और दूसरी चीज, हमारी जो पूरी इकोनॉमी रही है शुरू में कौन सी रही है? समाजवादी रही है ना, सोशलिस्ट रही है ना। समाज की तरफ ज्यादा ध्यान था। समाज में हमको सबको क्या करना है? एक साथ लेकर आना है, सबका साथ सबका विकास करना है, इसलिए हमने मिक्स्ड इकोनॉमी लेकर आई और समाजवाद की ओर ज्यादा झुकाव था, यानी कि हमें समाज को आगे बढ़ाना है। उसके बाद सेकेंड पॉलिसीज हम लेकर आए कब? 1956 में लेकर आए, है ना। 1956 से के बाद से आपका कौन सी इकोनॉमी चालू होती है? प्लांट इकोनॉमी, है ना। प्लांट डेवलपमेंट चालू होता है। प्लांट इकोनॉमी और प्लांट डेवलपमेंट क्या कहलाता है? कि हम डेवलपमेंट को पहले से ही प्लान कर ले, ठीक है ना। फिर आपने 5 ईयर प्लान्स के बारे में सुना होगा, है ना। तो हमने आने वाले 5 साल में क्या करना है ना, उसके लिए, हाँ प्लीज। नहीं नहीं, 5 ईयर प्लान 90, जब से आपका प्लानिंग कमीशन बना तब से 5 ईयर प्लान चालू हो गए थे। हाँ, नहीं 48 नहीं, कब 51 में बना ना 5 ईयर प्लान, है ना। ठीक है, चलिए उसमें अभी जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि जो सेकंड पॉलिसी आई, कौन सेकंड पॉलिसी कब आई? 1956 में आई। तो 1956 से कौन सी इकोनॉमी चालू होती है? आपकी प्लांट इकोनॉमी चालू होती है। कौन सी वाली? आपकी, या हम कह सकते हैं प्लान डेवलपमेंट। इसी में 5 ईयर प्लान वगैरह आपने जितने भी सुने होंगे, है ना। 5 ईयर प्लान पे अपन अलग से डिस्कस करेंगे। 5 ईयर प्लान में जो है हमने 5-5 साल प्लान बनाए, है ना, कि आने वाले 5 साल में हम क्या करने वाले हैं। फिर उसके बाद जो है आपका प्लानिंग कमीशन बंद करके अपन क्या ले आए? नीति आयोग ले आए, है ना। चलिए, तो 5 ईयर प्लान, चूंकि अब चीजें पुरानी भी हो गई हैं, ठीक है, नीति आयोग के ऊपर ज्यादा प्रेशर बनते हैं। 5 ईयर प्लान को सिर्फ अपन डिस्कस करके छोड़ देंगे, बहुत कम चांसेस है कि उसके ऊपर बने, ठीक है। लेकिन जो मेजर मेजर पॉइंट्स है उसको अपन देख लेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहां से पॉलिसीज बनती है। सेकंड पॉलिसी कब आई थी आपकी? 1956 में आई थी। यहां तक अपन ने देख लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड पॉलिसी आई, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हुई। गवर्नमेंट जब चेंज हुई तो थर्ड पॉलिसी आई कब? 1977 में, ठीक है। गवर्नमेंट कौन सी आ गई थी? जनता सरकार आ गई थी, है ना। मंत्री कौन थे उस समय? जॉर्ज फर्नांडिस थे। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई आप लोग जो है गांधी जी को छोड़ रहे हो, समाजवाद तो अपना रहे हो लेकिन गांधी जी के विचार को छोड़ रहे हो। तो उन्होंने क्या कहा कि हम कैसे पॉलिसीज बनाएंगे? गांधीवादी समाजवाद को लेकर आएंगे, है ना। गांधीयन सोशलिज्म को लेकर आएंगे। गांधीयन सोशलिज्म, जब भी गांधी जी की बात होगी तो हम किसकी तरफ जाएंगे? गांव की तरफ जाएंगे। गांव में कौन से उद्योग लगाएंगे? कुटीर उद्योग, है ना, कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह अपन लगाएंगे। तो यहां पर क्या हुआ? कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात हुई। और क्या क्या बनाए गए आपके? जिला उद्योग केंद्र, है ना, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर बनाए गए। ऐसे छोटे छोटे, हर हम कह सकते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में क्या बनाया गया? एक सेंटर बनाया गया, जो क्या कर रहा है, जहां पर आपको अगर कॉटेज इंडस्ट्री लगानी है, कोई लघु उद्योग लगाना है, तो आप क्या कर सकते हो? वहां पर जाकर उससे हेल्प ले सकते हो। वो सारी चीजें आपको दे देंगे, लाइसेंस से लेकर हर चीज वहां पर आप क्या कर सकते हो? उनके हेल्प से आप अपने अपने जिले में क्या लगा सकते हो? उद्योग केंद्र लगा सकते हो, है ना। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज लगा सकते हो। और जाहिर तौर पर इसमें किसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ आपका? या सबको सबसे ज्यादा किसको बूस्ट करने की बात कही? आपकी खादी उद्योग को, है ना। खादी और ग्राम उद्योग, ये सारे इस प्रकार की इंडस्ट्रीज ज्यादा निकल कर आई, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम किसकी बात कर रहे थे? गांधीयन आइडियोलॉजी को या गांधीयन सोशलिज्म को बढ़ाने की बात कर रहे थे, है ना। यहां तक भी देख लिया था। फिर उसके बाद फोर्थ पॉलिसी कब आई? 1980 में आई। फिर से सरकार चेंज हुई, है ना, कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने फिर से जो है सारी चीजों को लेकर आया। और हमारा जो अभी तक जितने भी प्लान चल रहे थे या जितना भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चल रहा था, वो 1956 का, है ना। कौन सा वाला? जो प्लांट इकोनॉमी वाला सिस्टम चल रहा था कि 5-5 साल में हम क्या करेंगे, ठीक है। पब्लिक सेक्टर्स को जो है हम बूस्ट करेंगे, है ना, सार्वजनिक उद्योग लगाएंगे, ठीक है। जितने भी हैवी उद्योग होंगे सारे कौन करेगा?
गवर्नमेंट करेगी, है ना। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाने का काम कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर के पास बहुत कम पावर थी, ये सारी चीजें चल रही थी। 80 में भी वही सारी चीजें रिवाइज की गई, लेकिन साथ में थोड़ा बहुत इन्होंने क्या किया, गांधीयन प्रिंसिपल को भी फॉलो किया और कॉटेज इंडस्ट्री और छोटी छोटी जो लघु उद्योग हैं उनको भी बूस्ट करने का काम किया, ठीक है। ये चारों चीजें देख ली थी अपन ने, ठीक है। चलिए इसके बाद इन पूरी 4 पॉलिसीज का सार क्या था, मतलब इसमें कौन कौन सी चीजें हमको मेजरली देखने को मिली थी। इसमें भी सारी चीजें देख ली थी, लाइसेंस लाइसेंस सब देख लिया था अपन ने, देख लिया था, लिख लिया था, यहां तक नोट डाउन कहां तक कर लिया था? लाइसेंसिंग तक कर लिया था, ठीक है। तो अगर हम बात करें 1991 के पहले, 1991 के पहले जो ये 4 पॉलिसीज आई थी, है ना, तो 1991 के पहले ये जो चारों पॉलिसीज आई थी, इसमें सबसे ज्यादा क्या था, सबसे मेजर थी लाइसेंसिंग पॉलिसी। लाइसेंसिंग पॉलिसीज का मतलब था कि हर एक काम करने के लिए, चाहे आपको उद्योग स्थापित करना हो, अपनी नई ब्रांच खोलनी हो, ठीक है, प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के बाद आप देखा जाए कि प्रोडक्शन करने के बाद आप अपना जो है माल कहाँ बेचोगे, ठीक है, कितने एम्प्लॉयज रखोगे, कौन सी मशीनरीज रखोगे, हर एक चीज के लिए आपको क्या किसकी जरूरत थी? लाइसेंस की जरूरत थी, है ना। तो सरकार से आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, ठीक। इसको बोलते थे लाइसेंसिंग राज। इसी के समय में क्या होता था, इंस्पेक्टर्स हुआ करते थे जो लाइसेंस चेक करते थे, है ना। उनके पास इतना पावर था कि अगर उनको लगता है कि इसके पास ये पर्टिकुलर लाइसेंस नहीं है तो वो क्या कर सकते थे, उस शॉप को या उस उद्योग को सील कर सकते थे, ठीक है। इसलिए जो है लाइसेंसिंग राज हुआ करता था। और जब ऐसा पावर किसी के पास मिलेगा तो जाहिर तौर पर भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा, है ना। उसके बाद क्या हुआ, जो हम कह सकते हैं कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी और बड़ी इंडस्ट्रीज थी, उनके बीच में बंटवारा कर दिया गया, सब्जेक्ट्स का बंटवारा कर दिया गया। सब्जेक्ट्स का बंटवारा का मतलब है कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है उनको क्या दिए गए, छोटे छोटे टॉपिक दिए गए। छोटे टॉपिक मतलब कि तुम अचार बनाओ, बड़ी बनाओ, मोमबत्ती बनाओ, अगरबत्ती बनाओ, तो ये छोटे छोटे काम कौन करेगा? स्मॉल इंडस्ट्रीज करेंगे, है ना, लघु उद्योग करेंगे। और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज क्या काम करेंगे? बड़े बड़े काम करना, जैसे हैवी मशीनरीज बनाना है ना, बड़े बड़े चीज़ें बनानी है, कार बनानी है, स्कूटर्स बनाना है, तो ये सब काम कौन करेगा? बड़ी इंडस्ट्रीज करेंगी। छोटे छोटे कामों किसको दे दिया गया? छोटी इंडस्ट्रीज को। इसीलिए कोई बड़ी आपने नहीं देखा होगा उसके पहले, अगर हम बात करें, कोई बहुत बड़ी ऐसी कंपनी निकल के नहीं आई जो बड़े स्केल पर अगरबत्ती बनाकर बेच रही हो, है ना, या बड़े स्केल पर पापड़ बना रही हो, है ना, कि नेशनल लेवल की पापड़ बनाने वाली कंपनी, ऐसा कभी नहीं सुना होगा आपने, है ना। फिर वो बाद में लिज्जत वगैरह निकल के आता है, तो लिज्जत भी क्या है, एक कोई बड़ी कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप के काम कर रही हो, है ना। तो कोई बड़ी कंपनी ऐसे नहीं निकल के आई। क्यों नहीं निकल के आ पाई? क्योंकि ये सारी चीजें किसके लिए छोड़ दी गई? कॉटेज इंडस्ट्री के लिए। बड़ी इंडस्ट्री को उसमें टच करने के ही मना कर दिया गया, ठीक है। यहां तक लिख लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका एक और हम कह सकते हैं कि रूल आया है जिसको हम बोलते हैं एमआरटीपी। एमआरटीपी एक्ट 1969 आया था। एमआरटीपी एक्ट क्या है आपका? मोनोपॉलिसी एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज 1969। मोनोपोली का मतलब क्या है कि कोई भी एक कंपनी जो है पूरी तरह से मार्केट में एक अधिकार ना कर ले। जैसे अगर हम बात करें अभी मोबाइल के बारे में, तो 3 ही अपन सिम ले सकते हैं, है ना। चौथी बीएसएनएल को अगर छोड़ देता हूं, कौन कौन सी ले सकते हो आप? जियो, एयरटेल और वीआई ले सकते हो। अगर मान लो जियो आपका एयरटेल और वीआई उसको भी खरीद ले तो क्या होगा? जियो की मोनोपोली हो जाएगी। अब वो बोलेगा कि भाई 1000 रुपए का रिचार्ज करो और महीने में हम आपको 1 GB डेटा देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो हमारी मजबूरी होगी कि 1000 रुपए का रिचार्ज करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ऐसी कंडीशन ना बने इसके लिए हम क्या लेकर आए थे? कौन सा एक्ट लेकर आए थे? एमआरटीपी एक्ट लेकर आए थे। एमआरटीपी एक्ट में ये था कि अगर किसी भी कंपनी के पास या किसी भी हम कह सकते हैं कि उद्योग के पास 100 करोड़ से ज़्यादा का अगर उसका नेटवर्थ हो जाए तो वो एक प्रकार से सीधे सीधे गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाती थी। फिर उसको कोई भी काम करना हो, चाहे अपनी नई ब्रांचेस खोलनी हो, अपना एक्सपांड करना हो, नए ऑफिसेस लगाने हो, नई ब्रांच खोलनी हो, कुछ भी करना हो, तो उसको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। बिना सरकार के परमिशन के वो नहीं हो पाता था। इसीलिए कोई कंपनी जो है, अब जाहिर तौर पर अगर मान लीजिए मेरी कंपनी है ना, मेरी कंपनी है, वो 90 करोड़ तक पहुंच गई है, मैं उसको 100 करोड़ पहुंचने ही नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि जैसे ही 100 करोड़ हुआ तो मेरा खुद का कंट्रोल चला जाएगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, ऐसी कंपनी बनाऊंगा कि वो 90 करोड़ थी जाए और फिर से अगर मान लीजिए उससे ज्यादा प्रॉफिट की बन रही है, बड़ी बन रही है, मैं उसको तोड़कर दूसरी बना लूंगा,
है ना, यही सारी चीज होगी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि हम मल्टीनेशनल लेवल की जो बड़ी बड़ी कंपनियां बनती है ना, वैसी बड़ी कंपनियां नहीं बना पाए, कोई भी नहीं बना पाया। क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि उसको मालूम है कि जैसे ही हम बड़े बनेंगे, 100 करोड़ तक पहुंचेंगे, सरकार क्या कर लेगी, उसके ऊपर कंट्रोल कर लेगी। जब मेरी ही कंपनी उसको मैंने मेहनत करके 100 करोड़ तक अगर लेकर गया, तो मैं क्यों चाहूंगा कि उसको सरकार कंट्रोल कर ले, है ना। तो ये उसका नुकसान हुआ, है ना। चलिए लिख लीजिए यहां तक। भाई अगर आपको नए उद्योग लगाने हैं, विस्तार करना, कुछ भी करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। सरकार, देखो परमिशन लेने का मतलब क्या है, मेरी कंपनी है, मैं सरकार से जाके परमिशन लूं कि मैं नया ब्रांच खोलूं कि नहीं खोलूं। ओनरशिप अपनी रहेगी, लेकिन हर एक स्टेप पे अगर मुझे सरकार से ही परमिशन लेना है, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं, तो एक प्रकार से क्या हुआ, सरकार का कंट्रोल ही हुआ ना। भाई सर, हाँ देखो, सरकार पूरी तरह से कंट्रोल करेगी। 100 के बाद आप क्या करोगे? नहीं, शेयर सरकार के नहीं होंगे, लेकिन आपको अगर क्या करना है, आपको जितने भी मेजर भाई आप एक्सपेंड करना चाहते हो, 100 करोड़ के बाद आप क्या करना चाहोगे? एक्सपेंड ही करोगे ना, कि नहीं बस 100 करोड़ हो गया, बस ऐसा तो करोगे नहीं। आपने यहां तक लेकर आए तो आप चाहोगे और आगे बढ़े, ठीक है, आप कुछ और नई नई चीजें सोचोगे और नया नया करने का सोचोगे। लेकिन जैसे ही आप 100 करोड़ की लिमिट तक पहुंचते हो, ये 100 करोड़ की लिमिट जो है वो लास्ट तक पहुंची, नाइन है ना, काफी बाद तक 100 करोड़, इसके पहले 50 करोड़ से स्टार्ट हो गई थी वो लिमिट, है ना, फिर धीरे बढ़ाते 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 उसको 100 करोड़ तक ले गए थे। ठीक, अगर यहां तक की अगर हम बात करें, तो क्या हो रहा है, आप कोई नया ब्रांच खोल रहे हो, कुछ कुछ भी नया कर रहे हो, आपको किससे परमिशन लेनी है? सरकार से परमिशन लेनी है, ठीक है। आप एक्सपेंड कर रहे हो, है ना, नया नया ऑफिस खोलना है, ठीक है। अब अगर आपको विस्तार करना है ना, अपना ब्रांच और नया ब्रांच खोलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लैंड लेना पड़ेगा, आप एम्प्लॉयज भी हायर करोगे, सारी चीज करोगे। तो इन सारी चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सरकार से ही परमिशन लेनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो जब ये सारी चीजें आप हर चीज के लिए, हर एक स्टेप में आप सरकार से जाके परमिशन ले रहे हो, इसका मतलब इनडायरेक्टली सरकार क्या कर रही है? आपको कंट्रोल कर रही है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए लिख लीजिए, करिए, नोट डाउन करिए फटाफट। यह हो गया था, यहां तक हो गया था क्या? कर लिया था, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए फिर अब उसके बाद हम बात करते हैं विदेशी व्यापार नीति के बारे में, हमने बात करी थी, ठीक है। फॉरेन ट्रेड कैसा था? फॉरेन ट्रेड पे भी पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे। फॉरेन ट्रेड का मतलब है कि सरकार डिसाइड करेगी कि कौन सी चीज जो है एक्सपोर्ट होगी, कौन सी चीज इंपोर्ट होगी, हर एक चीज के ऊपर, यहां तक कि ब्रांड और मॉडल के ऊपर भी, है ना, कि कौन सा ब्रांड का कौन सा मॉडल आएगा और कौन से ब्रांड का कौन सा मॉडल आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। हर एक चीज के ऊपर क्या था? सरकार का नियंत्रण हुआ करता था। उसके बाद अगर हम बात करें कि पॉलिसीज कैसी थी, आपके लेबर लॉज कैसे थे, लेबर लॉज की अगर हम बात करें, लेबर लॉज कैसे थे? काफी रिस्ट्रिक्टेड थे, रिजिड थे। क्यों थे? क्योंकि हमें क्या बनाना था? वेलफेयर स्टेट बनाना था। तो वेलफेयर स्टेट अगर हम बनाएंगे, तो गरीब आदमी की बात करेंगे, श्रमिक की बात करेंगे, लेबर्स की बात करेंगे। तो लेबर्स के लिए बहुत अच्छे कानून बनाने की सरकार ने प्रयास की कि भाई 8 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं ले सकते, है ना, आपको ये सारी सुविधाएं देनी पड़ेंगी, आपको इंश्योरेंस देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो इसके कारण क्या हो रहा था कि कंपनी अब इनको सुविधाएं दें, या फिर अपने कंपनी पे या अपने मैन्युफैक्चरिंग पे या अपने आप को और आगे बढ़ाने पे ध्यान दे, ये सारी चीज़ों के कारण भी जो कंपनियां थी वो ग्रोथ नहीं कर पाई, मतलब प्राइवेट सेक्टर वैसा ग्रोथ नहीं कर पाया जैसे जरूरत होनी चाहिए थी, है ना, मैन्युफैक्चरिंग या हमारी इंडस्ट्री सेक्टर ग्रोथ नहीं कर पाए। उसके बाद अगर हम बात करें हमारी जो फिजिकल पॉलिसीज के बारे में, है ना, या सॉरी फाइनेंशियल पॉलिसीज की अगर हम बात करें, ठीक है, हमारी वित्तीय नीतियों के बारे में बात करें, तो जो बैंक्स वगैरह हुआ करते थे, बैंक्स कैसे थे? सारे नेशनलाइज्ड हो गए थे, है ना। कब हो गए थे? 69 में और 80 में, है ना। तो 69 में जो है कितने हुए थे और 80 में, है ना। तो कुल मिला के 80 तक आते आते लगभग लगभग सारे बैंक क्या हो गए थे? सरकारी हो गए थे, है ना, प्राइवेट बैंक नहीं हुआ करता था। तो सरकारी बैंक किसके लिए काम करेंगे? सरकार के लिए काम करेंगे, सरकार के पॉलिसीज के हिसाब से काम करेंगे। सरकार कहेगी किसान आदमी को लोन दो, सरकार कहेगी कि उस आदमी को जो है गरीब आदमी को लोन दो, सरकार कहेगी भाई इनको लोन देना है, इनको लोन नहीं देना है। तो इसके कारण क्या हो रहा था कि जो हमारे बैंकिंग सेक्टर थे, ठीक, बैंकिंग सेक्टर किस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे?
उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे जो सरकार की गाइडलाइन हुआ करती थी। सरकार कहती थी कि हम किसानों को आगे बढ़ाना है, हम किसानों पे काम करेंगे, तो उनको ज़्यादा लोन दे रहे हैं। ठीक है, लोगों को घर बनाने के लिए लोन दो, लोगों को जो है आम आदमी को लोन दो, वो सारी चीज़ें ज़्यादा हो रही थी। ठीक, तो बिजनेस करने के लिए लोन देना या इंडस्ट्री में लोन देना, ये अभी भी क्या है, एक बड़ा रिस्क माना जाता है भारतीय इकोनॉमी में, है ना। बहुत अब तो धीरे धीरे जैसे मेक इन इंडिया पॉलिसीज और जो है हम कह सकते हैं स्टार्टअप के माध्यम से सरकार क्या कर रही है, जो है आपका इंडस्ट्रीज को बढ़ाने का काम कर रही है। इसलिए अब जो है अभी भी अगर देखा जाए तो लोन लेना उतना आसान नहीं है। अगर आपको अभी भी स्टार्टअप अगर चालू करना है ना, तो स्टार्टअप करने के लिए अगर आप जाओ और आप बोलो कि मैं स्टार्टअप करना चाहता हूं या चाहती हूं और मुझे लोन दे दिया जाए, तो इतना आसान नहीं होगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स के बेस पर आपको लोन मिल जाए। ठीक है, तो उस समय तो और ज़्यादा कठिन हुआ करता था, क्योंकि बिजनेस के लिए लोन देना या बिजनेस के लिए बैंक पैसा दे दे बहुत कम होता था। इसलिए जो बड़े बड़े आप देखेंगे जो बिजनेस फैमिलीज थे, वही जो है बिजनेस को आगे रन कर पाते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पैसा था, उनके पास एक्सपीरियंस था बिजनेस का। ठीक है, तो वो अपने आने वाली जनरेशन को पैसा और एक्सपीरियंस पास करते थे, जिसकी वजह से आने वाली जनरेशन क्या कर रही थी, बिजनेस कर रही थी, है ना। लेकिन कोई नया व्यक्ति, मतलब जिससे कोई बिजनेस से कोई लेना देना देना हो, वो निकल कर आए और सिर्फ बिजनेस करे, ऐसा बहुत रेयर केसेस आप देख पाएंगे, है ना, उस पर्टिकुलर एरिया में। फिर उसके बाद इसीलिए तो सारे सरकार अभी क्या कर रही है, मेक इन इंडिया, है ना, स्टार्टअप इंडिया, ये सारी चीज लेकर आने की क्यों जरूरत पड़ी। ठीक, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस फैमिली नहीं, हर एक व्यक्ति आसानी से अगर उसको बिजनेस करने की इच्छा है वो कर सके। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया, लिख लीजिए यहां तक। वेरी गुड, चलो आगे बढ़े हम। हाँ, लिख रहे लिखो लिखो। नहीं, जिसने देखो जो पिछली क्लास में नहीं आए थे ना, उनको मैं पीडीएफ लिखो, लिखो जल्दी लिखो, लिखो भाई, जिसने नहीं लिखा है वो लिख लो फटाक से, है ना, नहीं तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो पीडीएफ में आप लोग देख लेना सारी चीजें, है ना। हाँ, सारी क्लासेस का ना, सारी क्लासेस के शेयर कर दूंगा मैं। लिख लिए ना, हाँ चलो, नहीं इसका मैं आप लोग जो है मैं एक साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगा ना, तो शुरू से लेकर यहाँ तक का आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। चलिए, फिर उसके बाद ये सारी चीजों के कारण अगर आप देखें तो ये सारी पॉलिसीज के कारण क्या हुआ, हमारी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो कहाँ हो गया, धीरे धीरे कोलैप्स होने लगा, है ना। धीरे धीरे जो है वो हम कह सकते हैं स्थिति खराब होने लगी। खास तौर से अगर हम बात करें हमारी जो इकोनॉमी है, आज भी जो हमारी इकोनॉमी है वो किस बेस्ड पर है, वो अपना इंपोर्ट पर ज्यादा ध्यान देती है ना। इंपोर्ट बेस्ड है हमारी, एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। उस समय तो इंपोर्ट और ज्यादा हुआ करता था, हर चीज के लिए हमको क्या करना पड़ता था, बाहर से ही मंगाना पड़ता था, टेक्नोलॉजी से लेकर हर एक चीज। खासतौर से सबसे ज्यादा हम क्या मंगाते हैं बाहर से, अरे तेल, क्रूड ऑयल, ठीक है ना, क्या मंगाते हैं, क्रूड ऑयल मंगाते हैं ना। हाँ, हाँ रिफाइंड वाला, फिर हम उसका, हाँ फिर उसके क्रूड ऑयल मंगा के जब उसका हम क्या करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, तो उससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, है ना। उससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं और उससे जो प्रोडक्ट बनते हैं उसी को हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने संकट ये आ गया था कि सिर्फ और सिर्फ जो है, सिर्फ इतना ही हमारे पास जो है हम कह सकते हैं पैसा बचा हुआ था, इतना ही हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बचा था कि हम 2 महीने का, एक, हाँ सॉरी 2 हफ्ते का, है ना, सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते का ही बाहर से ऑयल मंगा सकते थे। ठीक, और इसका कारण क्या था, इसके कारण ये था कि सबसे पहले हम कौन सी इकोनॉमी यूज कर रहे थे, क्लोज्ड इकोनॉमी, है ना। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है ना ही हम इंपोर्ट करेंगे ना ही हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है, तो आपके पास डॉलर कहां से आएगा, क्योंकि अगर आपको पेट्रोल लेना है, क्रूड ऑयल खरीदना है, तो आपको क्या चाहिए, अमेरिकन डॉलर चाहिए या फिर सोना। ठीक है, हमारे पास दोनों ही नहीं है। ठीक, क्योंकि हमारी क्लोज इकोनॉमी है, तो बाहर से हम कुछ ऐसा कर नहीं रहे जिससे बाहर से डॉलर आए। उसके बाद क्या हो रहा था, हमारी जो नीति चल रही थी वो कौन सी चल रही थी, संरक्षणवाद की नीति। संरक्षणवाद का नीति का मतलब है कि हम देश के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है या देश के जो लोग हैं उनको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, उनको संरक्षण प्रदान करेंगे। ठीक है, उनको संरक्षण देने के लिए कि भाई भारत के अंदर, जैसे अगर हम अभी लेटेस्ट उदाहरण की अगर हम बात करें, जैसे अमेरिका और भारत के बीच में जो है ट्रेड वॉर चल रहा है ना। आप कहेंगे कि स्थितियां सही नहीं चल रही है, ट्रंप ये कहते हैं कि आप जो है हार्ले डेविडसन के ऊपर बहुत ज्यादा क्या लगा रहे हो, टैक्स लगा रहे हो, है ना। अब उसको
ट्रम्प क्या कह रहे हैं, उसको कम करो। ठीक है, अब भारत सरकार का ये कहना है कि हम हार्ले डेविडसन के ऊपर अगर कम कर देंगे तो हमारी काइनेटिक और हीरो होंडा कौन खरीदेगा? उस समय की बात कर रहा हूँ है ना। हाँ सॉरी, काइनेटिक बोल रहा हूँ, वो टीवीएस, सॉरी है ना, होंडा, है ना, वो अपने हीरो होंडा के साथ मर्ज करके टीवीएस हो गई, है ना, उसके बाद बजाज हो गई, तो ये सब कौन खरीदेगा अगर हार्ले डेविडसन, है ना, है ना, टाटा हो गया, है ना, तो टाटा की तो बाइक बनाते है ना। तो देखिए ये सारी चीजें चल रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे थे, बाहर से आने वाली चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा क्या लगा रहे थे, टैक्स लगा रहे थे, ताकि वो जब भारत में आए तो क्या हो जाए, महंगी हो, है ना, और भारत के प्रोडक्ट क्या हो, सस्ते हो, तभी तो भारतीय जो है प्रोडक्ट बिकेंगे। नहीं तो अगर बाहर का, जैसे बाहर की चीजें अगर सस्ती हमको मिल रही है ना, एज अ कंज्यूमर की अगर हम बात करें, है ना, एक ग्राहक के रूप में अगर देखें, तो मेरे पास अगर दो ऑप्शन है, ठीक है, एक भारत का है जो महंगा है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, दूसरा अमेरिका का है जो सस्ता भी है और क्वालिटी भी अच्छी है, तो मैं कौन सी चीज़ खरीदूंगा? अमेरिका वाली चीज़ खरीदूंगा। ठीक है ना। यही कारण है कि हम क्या करते हैं कि बाहर से आने वाली चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या लगा रहे थे, टैरिफ्स लगा रहे थे, टैक्स लगा रहे थे, ताकि वो भारत में आके महंगे हो जाएं और यहाँ के प्रोडक्ट, लोकल प्रोडक्ट क्या हो, सस्ते हो, जिससे उनकी बिक्री ज़्यादा हो। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, संरक्षणवाद की नीति। उसके बाद जो है हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत स्लो हुआ करता था। ठीक है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी 1990 तक आते आते। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें कि जो इंडस्ट्रियल सिकनेस आ गई थी, इंडस्ट्रियल सिकनेस क्यों आ गई थी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने क्या कर दी थी, लाइसेंस ही राज है, हर चीज करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, 100 करोड़ के ऊपर आप बड़ी, 100 करोड़ से ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं बना सकते हो। ठीक है, उसके अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम थी? कोलैप्स नहीं हुई थी क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री कैसे थी, प्राइवेट तो बहुत ही कम थी, बड़ी इंडस्ट्रीज किसके पास थी, गवर्नमेंट में है ना, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, है ना, पीएसयूज वगैरह लगे हुए थे। ठीक है, उनके कारण हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं था कि पूरे इंडस्ट्री ही खत्म हो गई थी, लेकिन क्या हो रहा था, प्राइवेट इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो गई थी, पूरी तरह से नीचे आ गई थी। ठीक है, और सरकारी सिस्टम के तहत काम करने वाला सिस्टम क्या चल रहा था भाई, सरकारी फैक्ट्री में आदमी कैसा काम करेगा, सरकारी टाइप का काम करेगा, है ना। आपको अगर घड़ी भी लेनी है तो क्या करना पड़ेगा, 6 महीने की बुकिंग, है ना, उसके बाद 8 महीने बाद आपके पास घड़ी आ रही है। ठीक, ये वाला सिस्टम चलता था। तो इसके कारण क्या हो रहा था, हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो बिल्कुल डाउन पे चली गई थी। उसके बाद जो हमारी जो महंगाई दर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और जो हम कह सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज जो था हमारे पास बहुत ही कम बचा था, सिर्फ और सिर्फ कितने हफ्ते का बचा था, 2 हफ्ते का बचा था। इन सारी चीज़ों को लेकर, है ना, इन सारी कारणों से हम कहाँ पहुंचे, पैसा मांगने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास पहुंचे। ठीक है, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह, और फाइनेंस मिनिस्टर, नहीं सॉरी, प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री कौन था, नरसिम्हा फाइनेंस फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, मनमोहन सिंह थे, है ना। तो नरसिम्हा राव क्या थे आपके ठीक है, फोटो देख के कंफ्यूज मत हो। ठीक है, ठीक है, चलो। तो इन्होंने जो है आप ये गए आपके वर्ल्ड बैंक के पास और आईएमएफ के पास गए। तो आईएमएफ ने कहा कि हम जो है, वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक कभी शर्तें नहीं रखता, लेकिन आईएमएफ के पास जब भी आप पैसा मांगने जाओगे हमेशा क्या करता है, शर्तें रखता है। ठीक है ना, वो वर्ल्ड बैंक दे देता होगा आईएमएफ भी दे चलिए, तो आईएमएफ के पास जब हम गए तो उन्होंने कहा कि हम जो है आपके लिए फंड की अरेंजमेंट करेंगे, सारा पैसा वगैरह आपको लोन वगैरह दे देंगे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, अपने यहाँ पॉलिसीज में चेंज लेकर आने पड़ेंगे, आपको क्लोज इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो आपने बंद करके रखा है उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना पड़ेगा, तभी तो आपके पास पैसा आएगा, नहीं तो यही सारी चीजें चलती रहेगी, 10 साल बाद फिर आके खड़े हो जाओगे कि लोन चाहिए, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी इकोनॉमी को, पॉलिसीज को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जो एक बहुत बड़ा मेजर चेंज लेकर आए। ठीक है, 1991 के सुधार उनको कहते हैं, इसको एलपीजी रिफॉर्म्स कहते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो लिख लीजिए फटाफट, यहां तक, यहां तक लिख लिया था, लिखो। इतने पेज, उन लोग से पूछो कितने कितने पेज छोड़ने भाई, बता दो पहले।
चलिए लिख लीजिए। हाँ चलिए। नहीं, इकोनॉमी चल रही है ना, तो इकोनॉमी के क्वेश्चन पूछेंगे ना अपन। चलिए, जिन्होंने लिख लिया है वो मुझे बताएं। तेंदुलकर कमेटी किससे रिलेटेड है? तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित, बहुत बढ़िया। सेवंथ पे कमीशन और एट्थ पे कमीशन, इनके हेड कौन थे? सेवंथ और एट्थ दोनों के बताइए। हाँ। हम्म। एट्थ में एक महिला थी मतलब है अभी। हम्म। देखो ना भाई, लिखा नहीं है क्या? अरे ऐसे प्रसाद वो प्रकार नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली डेटा पता होना चाहिए। वो कंफ्यूजन करने वाले ऑप्शन देता है आजकल, एक जैसे नाम दे देगा। आप लोग अगर नहीं पता है तो। हाँ। ये सेवेंथ के। चलिए लिख लिया। पीएम कुसुम योजना किससे रिलेटेड है? पीएम कुसुम स्कीम। अरे हाँ, है ना। ठीक है। इसके तहत हम क्या करते हैं, किसानों को सोलर पंप, है ना, सोलर प्लांट्स, है ना, ये सारी चीजें देते हैं। ठीक है। चलिए लिख लिया। लिख लिया आपने? चलिए तो है ना, चलिए। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए हमको क्या लेकर आना पड़ा, एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर आना पड़ा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं 1991 के रिफॉर्म्स। ठीक है। हम एक नई औद्योगिक नीति लेकर आए, जो कौन से नंबर की औद्योगिक नीति कहलाएगी? फिफ्थ नंबर की, है ना। तो याद रखिएगा, नंबर वाइज पूछ लेता है कि ये कौन से नंबर की नीति रही। ठीक है ना। अरे फिफ्थ 5 ईयर प्लान नहीं भाई, फिफ्थ पॉलिसीज है ना। पहली कौन सी थी? 1990, 1948। दूसरी 56। तीसरी 77, है ना। और फिर चौथी 80। चौथी के बाद ये पांचवी कौन से नंबर की आई? 90, 91 की आई। ठीक है ना। चलिए, अब इसमें हमने क्या किया, इसमें जो है हम 30 चीज लेकर आए। कौन कौन से? उदारीकरण, निजीकरण और तीन चीजें लेकर आए। कौन कौन? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है। कौन कौन सी चीजें इंग्लिश में बोले तो? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। अब इसमें हमने इस इन तीन चीजों के हिसाब से हमने क्या क्या चीजें कही। जैसे अगर हम बात करें लिबरलाइजेशन, है ना, उदारीकरण, उदारीकरण क्या कहलाता है? और
वेरी गुड। है ना, लाइसेंसी राज जो था, है ना, इतने स्ट्रिक्ट पॉलिसीज, है ना, इतने स्ट्रिक्ट लॉज वगैरह बनाए थे, उनको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा शिथिल करेंगे, थोड़ा सा लूज करेंगे, ताकि आसानी से व्यक्ति बिजनेस कर पाए, है ना। तो वो क्या कहलाएगा, हाँ, है ना। तो हम क्या करेंगे, लिबरलाइजेशन करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या कहलाता है ना। पहले सारी चीजें कौन बना रहा था, गवर्नमेंट, है ना, कि हम बनाएंगे, घड़ी से लेकर जूते से लेकर हर चीज। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम क्या करेंगे, अपने आप को धीरे धीरे कम करेंगे और प्राइवेट सेक्टर को इसमें आने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हम अपनी बाउंड्रीज खोलेंगे, आसानी से बाहर से माल भारत में आए, भारत का माल बाहर जाए, ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है ना। तो इन सुधारों के तहत क्या क्या सबसे पहले चीजें की, सबसे पहले अपन ने क्या किया, लाइसेंस को समाप्त किया, है ना। लाइसेंस के लिए जो है हमने उदारी चीजें अपनाई। ठीक, अगर धीरे धीरे, मतलब 1991 के समय में लगभग लगभग हमने ऐसे 18 सेक्टर्स जो है देखे थे जिनके ऊपर लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन उसको धीरे धीरे कम करके आज जो है सिर्फ और सिर्फ 5 ऐसे सेक्टर्स हैं, या हम कह सकते हैं 5 ऐसे उद्योग हैं जिनके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत है। इसके अलावा बाकी काम करने के लिए या बाकी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है ना। दूसरे कुछ लाइसेंस, जैसे हम बात करें कि शॉप रजिस्ट्रेशन और इस प्रकार के छोटे मोटे लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन कोई ऐसा लाइसेंस नहीं है कि अगर वो लाइसेंस नहीं है तो आप बिजनेस ही नहीं कर सकते, है ना। सिर्फ इन 5 को छोड़कर। कौन कौन से 5 हैं? हम्म। हम्म। ठीक है, एक्सप्लोजिव, है ना। तो ये 5, इनको अगर छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा बाकी के आप जो है उद्योग कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं। आपको कोई बहुत हैवी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो लाइसेंस अगर आपके पास नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर पा सकते, लेकिन ये 5 आपको करने के लिए क्या चाहिए पड़ेगा, लाइसेंस चाहिए ही पड़ेगा, बिना इसके आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, लिख लिया ये। प्रधानमंत्री प्रणाम योजना, प्रधानमंत्री प्रणाम स्कीम किससे रिलेटेड है, किसको करते हैं, किसको करेंगे? अरे भाई, क्या है स्कीम, प्रधानमंत्री प्रणाम योजना क्या है, कौन सा न्यूट्रल? और प्रधानमंत्री किसको प्रणाम ही करेंगे? अरे, स्टेट को करेंगे। स्टेट को क्यों करेंगे, क्योंकि जो स्टेट ज्यादा प्रमोट करेगा किसको, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को, उसको क्या मिलेगा, सब्सिडी का 50%। याद आया? एमएसपी कौन डिसाइड करता है, कौन सा कमीशन बनाया था उसके लिए, कमीशन बनता है एमएसपी। हम्म, कृषि मूल्य आयोग। फिर बाद में जिसको क्या बना दिया गया था, सीएसीपी, क्या है?
चलिए लिख लिया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब आई थी? ठीक। चलो लिख लिया। एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन इंडिया कब बना था, कौन से ईयर में? नहीं डेट नहीं, डेट की याद करें, 1965 कहलाता है वो, है ना, फूड कॉर्पोरेशन। सितंबर, सितंबर का तो मुझे भी नहीं पता। लिख लिया। लिख लिया। चलिए चलिए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो हमने क्या किया था, है ना, रिजर्वेशन किया था, जो रिजर्व रख दिए थे टॉप, हम कह सकते हैं कि ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि उद्योगों के लिए जो हमने आरक्षण किया हुआ था, उस आरक्षण को, उस रिजर्वेशन को हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक। जैसे हम बात करें कि कौन सा उद्योग सरकार करेगी, कौन सा उद्योग प्राइवेट सेक्टर करेगा, इसी के साथ साथ देखा जाए कि कौन सा जो है कुटीर उद्योग कर सकता है, कौन सा जो है बड़ी इंडस्ट्रीज कर सकती है, ये सारे लिमिट्स भी अपन ने खत्म कर दिए। ठीक है। अब कोई भी कंपनी कोई भी जो है प्रोडक्ट बना सकती थी, मतलब ऐसा नहीं था कि कुटीर उद्योग ही ये अगरबत्ती बनाएगा, कुटीर उद्योग ही मोमबत्ती बनाएगा, ये सारे जो है लिमिटेशन खत्म कर दिए गए थे। ठीक। सिर्फ दो सेक्टर थे जिसको हमने रिजर्वेशन के अंदर रखा, कौन कौन सा? रेलवे और साथ ही साथ में परमाणु ऊर्जा, है ना, एटॉमिक एनर्जी। उसके बाद हमने जो एमआरटीपी एक्ट की बात की थी, तो एमआरटीपी एक्ट को यहां कर क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। एमआरटीपी एक्ट में क्या था, है ना, कि 100 करोड़ की कोई कंपनी बन जाएगी तो जो है उसके ऊपर एक प्रकार से सरकार का नियंत्रण आ जाएगा, इसको खत्म कर दिया गया। ठीक है। और इसकी जगह क्या बनाया गया आपका, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, है ना, सीसीआई। ठीक है। सीसीआई बनाया गया, जो इस बात को देखेगा कि मोनोपोली ना हो पाए, कोई एक ही कंपनी बहुत बड़ी इतनी ना बन जाए कि पूरे मार्केट को वो कंट्रोल करने लगे। ठीक, लिख लीजिए। ठीक है, राघवन कमेटी बनी थी इसके लिए, इसको ध्यान रखिएगा। और 2002 में फिर हमने क्या बनाया था, सीसीआई बनाया था।
हो गया? हो गया? किसान सम्मान निधि क्या है? कितनी देते हैं? कब आया था? 19 में आया था, है ना? 24 फरवरी 2019 में आया था। लिख लिया सबने? लिख लिया? प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये बुक किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? वेरी गुड। वेल्थ ऑफ द नेशन, एडम स्मिथ। ठीक है ना? दास कैपिटल, दादा भाई नौरोजी ने कौन सी लिखी थी? हम्म, लिख लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर पहले क्या चलता था? फेरा चलता था। फेरा को खत्म करके हम क्या लेकर आए? फेमा लेकर आए। ठीक है? ठीक। फेरा की अगर हम बात करें तो फेरा के तहत क्या था कि आप जो है एक्सचेंज नहीं कर सकते, बहुत अगर बाहर आपको लेकर जाना है विदेश में पैसा वगैरह, तो काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी। इसको चेंज करके हम क्या लेकर आए? फेमा लेकर आए। ठीक है? 1999 में हम क्या लेकर आए? उसको फेमा को हमने क्या किया? चेंज किया, उसको बंद नहीं किया, उसमें थोड़े से हम कह सकते हैं कि रूल्स और रेगुलेशंस को चेंज करके क्या बना दिया? उसको फेमा बना दिया गया, है ना? ठीक है? 1973 के फेरा को खत्म करके 1999 में हम क्या लेकर आए? फेमा लेकर आए। ठीक, जिससे हम आसानी से पैसे, है ना, बाहर विदेशी मुद्रा भारत में और भारत की मुद्रा विदेश में आसानी से ले जा सकते थे। खास तौर से अगर हम बात करें, इसके पहले क्या होता था कि अगर आपको विदेश में यात्रा करनी है या विदेश में जाना है तो लगभग लगभग आप कितना पैसा ले जा सकते थे? सिर्फ और सिर्फ $500 ले जा सकते थे। उसको खत्म करके अभी प्रेजेंट में लगभग कितना है आपके पास लिमिट? $2.5 लाख के लगभग लगभग है ना? तो $2.5 लाख आप ले जा सकते हो, इसके ऊपर भी ले जा सकते हो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा या गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने क्या किया? फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया। ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म्स के तहत।
फॉरेन नहीं, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी अभी भी प्राइवेटाइज नहीं है, अभी भी वो सरकार के अंडर में ही है। न्यूक्लियर एनर्जी अब हम कह सकते हैं काफ़ी बड़ी टॉपिक हो जाएगा अगर हम उसका प्राइवेटाइजेशन कर लेते हो, ठीक है ना। चलिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी हमने क्या किया, प्रमोट किया, भारत से जो है विदेशों से इन्वेस्टमेंट की बारे में बात करी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कहाँ अपन इन्वेस्टमेंट नहीं देने की बात कर रहे हैं, एटॉमिक एनर्जी में, ठीक है, लॉटरी में, जुए सट्टे में, ठीक है। उसके बाद चिट फंड कंपनी नहीं बना सकते, और क्या नहीं सकते, सिगरेट तंबाकू ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए इन्वेस्टमेंट आप नहीं ला सकते, ठीक है। और इसके अलावा जो है, नहीं तो आरक्षित, हाँ, आरक्षित उद्योगों के बारे में बात करें, ठीक है, कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिनको रिजर्वेशन के अंतर रखा गया है, तो उनमें आप जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते थे, ठीक है। बाकी जो है सारी चीजों को ला सकते थे, है ना। देखिए, आपने न्यूज वगैरह में सुना होगा ना कि किसी के पास विदेशी सिगरेटें बरामद बरामद हुई, है ना। तो अगर वो इतना आसान है और लाना लीगल है, तो फिर वो उसको अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, है ना। तो विदेशों से इस प्रकार का तंबाकू या सिगरेट वगैरह लाना जो है गैर कानूनी है। चलिए, लिख लिया। निधि चिट फंड। हम्म। सिगरेट के मामले में अगर हम बात करें, तो लगभग लोग भारत में जितनी भी सिगरेट आप देखते हैं, है ना, जितने भी नाम सुने होंगे, वो बनाती है आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी, ठीक है। तो अब सब यही की है, वो सब आईटीसी के प्रोडक्ट हैं। अब हाँ चलो, अब उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी चलिए, ठीक है, चलिए, अब वो देखना पड़ेगा। चलिए लगभग लगभग जितने भी ब्रांड हैं हमारे पास, मतलब सिगरेट के संबंध में जितने भी प्रोडक्ट आते हैं, वो सब जो है आईटीसी के द्वारा ही बनाए जाते हैं, ठीक है। ठीक, चलिए, यहां तक लिख लिया था, लिख लिया ना। नहीं, लिखो लिखो, नहीं, चलो लिख लो, कहां तक हो गया था, लास्ट के दो उपचार। हाँ, चलो लिखो। चलिए, जिन्होंने लिख लिया है वो मुझे बताओ कि अगर किसी किसान के पास 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में जमीन है, तो कौन सा कहलाएगा, कौन सा किसान कहलाएगा। 2 से 4 के बीच में बात कर रहा हूं ना मैं। 2 हेक्टेयर से ज्यादा, 4 हेक्टेयर से कम है। लार्ज कौन कहलाएगा, 10 हेक्टेयर के ऊपर है, ठीक है ना। सेमी मीडियम। मीडियम के पास कितनी होती है, 4 से 10 के बीच में रहेगी, 10 के ऊपर क्या चला जाएगा, लार्ज चला जाएगा।
मार्जिनल किसको कहेंगे? जिसके पास एक से भी कम है। सबसे इनिशियल स्टेज पे क्या होता है? मार्जिनल ही होता है ना, ठीक है। एक हेक्टेयर से भी कम है तो वो क्या है? मार्जिनल है, ठीक है। एक से दो के चले जाए तो वो स्मॉल। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नहीं भाई, उसके बाद क्या हुआ जो है हमने, है ना, अब जो है सॉरी, अब हम आते हैं पीएसयू के बारे में, ठीक है। इसको देख लीजिए, उसके बाद बारे में अब अपन कल जो है लिख लीजिएगा या कल लिख लेंगे अपन। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे हमने प्राइवेटाइजेशन किया, है ना, तो प्राइवेट कंपनियां आगे आने लगी। जब प्राइवेट कंपनियां आगे आने लगी तो हमारी जो पीएसयू है उनकी हालत खराब होने लगी, ठीक है। वो क्या होने लगी फिर धीरे धीरे, हम कह सकते हैं घाटे में जाने लगी, ठीक है। जैसे बीएसएनएल की बात करें तो ये क्या है? बीएसएनएल क्या है? एक पीएसयू ही है, ठीक है। गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग एक सेक्टर है। अब वो क्या जा रहा है? हमेशा घाटे में जा रहा है। घाटे में क्यों जा रहा है? क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर के साथ कंपटीशन नहीं कर पा रहा। जिस हिसाब से जियो है ना, एयरटेल है, जिस हिसाब से वो एग्रेसिवली काम कर रहे हैं उस हिसाब से बीएसएनएल काम नहीं कर पा रहा। अगर बीएसएनएल भी ऐसा काम करने लगे तो वो भी क्या करे? उनके बराबर उनको टक्कर दे सकता है, ठीक है। लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। तो यही सारी कंडीशंस उस समय भी बनी थी। तो हमने क्या किया? हमने कुछ नए रिफॉर्म्स किए। किसमें? पीएसयूज में। पीएसयूज में नए रिफॉर्म्स करके हमने क्या किया कि उसमें भी, क्योंकि पीएसयू को भी चलाने के लिए पीएसयूज को भी कौन कंट्रोल कर रहे थे? गवर्नमेंट का ही है पूरा वो। तो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अपन को धीरे धीरे इसको क्या करना चाहिए, इनको ज्यादा जो है ऑनरशिप देनी चाहिए, उनको ज्यादा हम फ्री हैंड देने चाहिए ताकि वो अपने हिसाब से काम कर पाए, ठीक है। तो इनको ज्यादा फ्री हैंड देने के लिए, इनको ज्यादा हम कह सकते हैं स्वायत्ता देने के लिए, इनको अपने तरीके से काम करने के लिए, कि इनका जो मैनेजमेंट है, जो पूरा मैनेजर्स लेवल पर लोग बैठे हुए हैं, वो अपने तरीके से काम कर पाए, अपने तरीके से चीजों को आगे बढ़ा पाए, ताकि वो हम प्राइवेट सेक्टर के साथ जो है हमारी लड़ाई, या हम कह सकते हैं कंपटीशन कर पाए। तो इसके लिए जो है रिफॉर्म्स किए गए, है ना। चलिए, अब पीएसयूज को जो है रिफॉर्म करके अगर हम देखें तो हमने क्या बनाए जो है, चार कैटेगरीज बनाई, ठीक है। कुल मिला के तीन कैटेगरी, मोटे मोटे तौर पर तीन कैटेगरी होती है। कौन कौन सी? मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न होती है। लेकिन मिनी रत्न के भी अंदर दो होते हैं ना, मिनी रत्न 1 एंड मिनी रत्न 2, ठीक है। तो शुरुआत कहां से होती है? मिनी रत्न 2 से शुरू होती है। मिनी रत्न 2 का मतलब क्या है कि कोई कंपनी लगातार 3 सालों से क्या कर रही हो? प्रॉफिट कर रही हो, है ना। कौन सी कंपनी की हम बात कर रहे हैं? पीएसयू की बात कर रहे हैं ना। तो वो क्या कर रही हो? लगातार 3 साल से क्या कर रही हो? प्रॉफिट दे रही हो, ठीक है। अब जब वो लगातार 3 साल से प्रॉफिट दे रही है तो उसको हम क्या बना देंगे? मिनी रत्न 2 बना देंगे। जब मिनी रत्न 2 हो जाएगी तो उसके पास क्या पावर आ जाएगी कि वो अपनी नेटवर्थ का 50% इन्वेस्टमेंट कर सकती है कहीं पे भी, ठीक। या फिर जो है 150 करोड़ वो कहीं पे भी लगा सकती है बिना सरकार से पूछे, बिना मंत्रालय और दूसरे हायर पोजीशन से पूछे। इस पीएसयू का जो भी मैनेजमेंट होगा, है ना, जो भी सीनियर लेवल पर होगा, वो क्या करेगा? अपने हिसाब से 150 करोड़ तक के डिसीजंस ले सकता है। कौन सा वाला? ये वाला? नहीं, 150 ही है ना। इसको और अपडेट कर लेना आप, अगर देख लेना, अगर आपको कंफ्यूजन है एक बार देख लेना, हो सकता है शायद मैंने मिस्टेक कर दिया हो, है ना, उसको सही कर लेंगे, ठीक। फिर उसके बाद आता है जब मिनी रत्न 2 से आप और आगे बढ़ते हो, फिर आपको क्या मिलता है? मिनी रत्न 1 मिलता है। मिनी रत्न 1 में भी क्या है कि आप 3 साल से लगातार लाभ, प्रॉफिट में तो हो ही, साथ ही साथ में आपने क्या किया हो? इन 3 सालों में से कम 30 करोड़ का क्या कमा लिया हो? प्रॉफिट बना लिया हो। तीन, है ना, 3 साल से प्रॉफिट में तो हो, लेकिन किसी एक साल में आपने क्या किया हो? 30 करोड़ या उससे ज्यादा का प्रॉफिट बनाया हो, है ना, नेट प्रॉफिट। तो आप क्या कहलाओगे? मिनी रत्न 1 बन जाओगे। जब मिनी रत्न 1 बन जाओगे तो आपको कितने करोड़ का डिसीजन लेने के लिए मिल जाएगा? 500 करोड़ तक का डिसीजन ले सकते हो, 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी कर सकते हो। कौन सा वाला? ऊपर वाला? ये वाला 300 है। चलो इसको मैं देख लूंगा, है ना। चलो, नहीं, वो इंडियन मार्केट में ही है। विदेशों में अगर भारत का पैसा अगर बाहर बेचोगे तो आप भाई, आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेगी ना। 500 करोड़ भी भाई, अगर 500 करोड़ भी बेच रहे हो, जैसे आज की डेट में भी अगर आपको 10 रुपए या 20 रुपए भी अगर मतलब विदेशों में भेजना होता है तो उसका पूरा एक चैनल होता है, आप डायरेक्ट ऐसे नहीं भेज पा रहे हो, है ना। मंगाना आसान होता है, भेजना कठिन होता है। भारत से बाहर भेजना प्रोसेस होती है लंबी। तो अगर आपको 500-600 करोड़ का कोई मामला रखना है तो वो सरकार के, हम कह सकते हैं, परमिशंस के आधार पर ही होगा। उसके बाद जो है मिनी रत्न के बाद आप क्या बन जाते हो? नवरत्न बन जाते हो। नवरत्न के लिए क्या चाहिए आपको पास?
पहली चीज तो आपके पास मिनी रत्न का दर्जा होना चाहिए, यानी पहले से आप क्या हो, मिनी रत्न हो। इसी के साथ साथ जो है अलग अलग प्रकार के, हम कह सकते हैं 6 अलग अलग प्रकार के स्टैंडर्ड उन्होंने बनाए हैं, है ना। तो इन 6 स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो है टोटल नंबर ऑफ जो है आपको टोटल 100 नंबर मिलते हैं। उन 100 नंबर में से 60 नंबर आपको लेके आने पड़ते हैं उस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए। अगर वो स्टैंडर्ड्स आप फॉलो कर रहे हो और 60 नंबर आपके आ जाते हैं तो आपको क्या दे दिया जाता है, नवरत्न दे दिया जाता है ना। नवरत्न दे दिया जाता है तो आप क्या कर सकते हो, कम से कम 1000 करोड़ का आप विदेश में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्लियर हुआ? सॉरी देश में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, विदेश में नहीं, मार्केट में लगा सकते हो, ठीक है। और या फिर आपकी जो, हाँ 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 फ्री हैंड मिल जाएगा, हाँ, है ना। मतलब ये सारे काम करने के लिए आपको क्या मिल जाएगा, फ्री हैंड मिल जाएगा आपको, मतलब सरकार से, है ना, गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि सर पीएसयू है, आप पीएसयू के अगर मान लीजिए क्या बन जाते हैं, मैनेजर बन जाते हैं ना, आप सीईओ लेवल पर बैठे हुए हो, आपको लगता है कि हमें जो है एक नई ब्रांच खोलनी है, नया कुछ करना है, तो आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है ना, कि आप मंत्रालय से जाके पूछें, फिर मंत्रालय से परमिशन आएगी, फिर आप जो है नया काम करेंगे। नहीं, आप क्या कर सकते हो, आपके पास पूरा अधिकार है कि 500 करोड़ तक का, किसमें, मिनी रत्न में, और जब आप नवरत्न बन जाएंगे तो 1000 करोड़ तक का आप क्या कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक, फिर उसके बाद और क्या हो जाता है आपका, महारत्न। महारत्न के लिए क्या चाहिए आपको, लगातार 3 साल से आप क्या करो, प्रॉफिट बनाओ, और जो है 1 साल में लगभग लगभग आपका कितना प्रॉफिट आना चाहिए, 25,000 करोड़ से ज्यादा का आपके पास प्रॉफिट में। हाँ हाँ, किसी 1 साल में, क्या लिखा है, सॉरी सॉरी है ना। अगर जो है तीन मतलब एवरेज आपका क्या आना चाहिए, औसत, है ना, एवरेज आपका क्या आना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट 25,000 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए। ठीक है, पिछले 3 सालों में अगर देखा जाए तो आपकी जो परिसंपत्ति है, यानी कि आपकी जो असेट्स है, वो कितनी होनी चाहिए, लगभग लगभग 10,000 करोड़ का होना चाहिए। ठीक, जब आप महारत्न बन जाते हो तो महारत्न बनने के बाद आपको कितना है, हम कह सकते हैं पावर मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट करने का, है ना। 5,000 करोड़ तक का आप क्या कर सकते हो, 1000 करोड़ से लेके 5,000 तक का आप बिना जो है सरकार की परमिशन के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इसके ऊपर काम कर सकते हो। क्लियर हुआ ये? यहाँ पर चलो ठीक है, हो सकता है ना, चलो, है ना, चलो ये इसमें हो सकता है, मैं इसको, है ना, चलो इसको अपन देख लेते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड जब अपन क्लास करेंगे ना तो इसको अपडेट करके ले आऊंगा, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद महारत्न कंपनियां कौन कौन सी है, ठीक है, ये हो गई, है ना, इसको एक बार देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद नवरत्न है। चलो, चलिए तो आज के लिए इतने ही रखते हैं अपन। ठीक है, चलिए, बाकी का अपन अब कल कंटिन्यू करेंगे।